एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, क्लाइमेट। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है क्लाइमेट, ये सिर्फ आपके इसी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप अपियर होंगे तो वहाँ भी ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस चैप्टर को काफ़ी इंटरेस्ट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये हम लोग करने वाले हैं आज क्लाइमेट। ठीक है, देखिए क्लाइमेट का जो हम लोग जनरल सेंस में लेते हैं, हम लोग कहते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है, किसी भी जगह की बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि शिमला का कोल्ड क्लाइमेट है। ठीक है, केरला में, साउथ इंडिया में हॉट क्लाइमेट है। तो हमारा सेंस क्या बनता है कि साउथ इंडिया वाले रीजन में जनरली वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लद्दाख में कोल्ड क्लाइमेट है, हम लोगों ने ऐसा कहा ना। तो लद्दाख में कोल्ड क्लाइमेट है, कहने का मतलब हमारा क्या होता है कि जनरली लद्दाख में कोल्ड क्लाइमेट ही होगा, टेम्परेचर काफ़ी कम होगा। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम लोग क्लाइमेट और वेदर, ये दोनों वर्ड को ना एक सेंस में ही लेते हैं। इन दोनों वर्ड का मीनिंग एक ही लेते हैं। क्लाइमेट और वेदर को हम लोग एक ही समझते हैं, जबकि क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले वेदर वर्ड को समझते हैं और वेदर वर्ड को समझते हुए हम लोग क्लाइमेट को समझेंगे। ठीक है, तो वेदर या मौसम, देखिए जब हम लोग ना वेदर वर्ड कहते हैं तो हमारा सेंस होता है कि वेदर मीन्स किसी जगह का, कोई भी जगह हो सकता है। सो एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी जगह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक कंडीशन या वहाँ का जो वायुमंडलीय स्थिति है वो कैसी है। तो इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे। इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हम लोग नोट करेंगे वहाँ का टेम्परेचर, कि जिस जगह की हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, वहाँ का प्रेसिपिटेशन कैसा है, बारिश कैसी है वहाँ पे, टेम्परेचर कैसा है, बारिश कैसी है, क्लाउडीनेस कैसा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग वहाँ पे एयर प्रेशर कैसा है। ठीक है, एयर प्रेशर कैसा है। इन तीनों चीज़ों को हम लोग एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कंसीडर करेंगे। जब हम लोग बात करते हैं किसी जगह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो हम लोग उस जगह का देखेंगे कि वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे सनशाइन कैसा है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन कैसा है, रेनफॉल कैसा है अभी, ओके, और वहाँ का प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है। ये सारी चीज़ों को हम लोग एटमॉस्फेरिक कंडीशन में देखेंगे। ठीक है, और ये कंडीशन, जैसे हम लोग अभी बात करते हैं कि अभी अपने मुजफ्फरपुर का वेदर कैसा है, तो मुजफ्फरपुर में आज का टेम्परेचर कितना है, आज बारिश कितनी होगी, आज यहाँ का एयर प्रेशर क्या है। हम इन तीनों चीज़ों को कंसीडर करेंगे वेदर में। ठीक है ना, तो वेदर हम लोग समझ रहे हैं कि वेदर मीन्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी टाइम की बात कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे तो वो वेदर कहलाएगा। ठीक है ना, देखिए ये जो वेदर है ना, ये बदलते रहते हैं। ठीक है ना, ये बहुत तेज़ी से बदलते हैं, इट कीप्स चेंजिंग। सुबह अभी हम लोगों का ऐसा मौसम है, शाम को बारिश भी हो सकती है। ठीक है ना, सो वेदर क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से बदलते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को तो हम अपने यहाँ पे जो इतने सारे फिल्मों के गाने बनते हैं तो वहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि जैसे ना वेदर यानी मौसम, तो मौसम वाले बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे जहाँ पे चेंज की बात करते हैं। जैसे गाने आप बहुत सुनते हैं ना, मौसम बड़ा बेईमान है, तो बेईमान का मतलब क्या हुआ कि वो कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है ना, मतलब वो ऐसे हमें एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में नहीं देने हैं, एग्जाम में नहीं लिखने ऐसे एग्जाम्पल, वो बस लाइट मूड के लिए हम लोग कह रहे हैं। ठीक है ना, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं वेदर। वेदर कीप्स चेंजिंग, व्हेन वी से वेदर वी मीन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और एयर प्रेशर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। जब भी हम लोग वेदर कहेंगे हमारा सेंस होगा किसी भी जगह का पर्टिकुलर टाइम पे टेम्परेचर क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है और एयर प्रेशर क्या है। ठीक है ना, ये बात हम लोग समझ रहे हैं। देखिए तीन चीज़ें हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस मेनली है टाइम को लेके। वेदर, सीजन और क्लाइमेट। वेदर, सीजन एंड क्लाइमेट। ठीक है ना, वेदर देखो तीनों एक ही चीज़ है,
तीनों चीज़ों में हम लोग यही चीज़ें कंसीडर करेंगे, चाहे वो वेदर में हो, चाहे वो सीजन में हो, चाहे वो क्लाइमेट में हो। वहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस होगा उनके स्पैम का, टाइम का, ठीक है। वेदर जो होंगे ये शॉर्ट टाइम होगा, किसी भी जगह का ये हम लोग देखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए तो वो कहलाएगा वेदर, ठीक है। जबकि ऑन एन एवरेज एक जैसा वेदर अगर कुछ महीनों के लिए रहे तो उसको हम लोग सीजन कहते हैं। ऑन एन एवरेज कहने का मतलब क्या कि जैसे आज टेम्परेचर 35 है, कल को 32 हो सकता है या 37 हो सकता है, बहुत ज़्यादा चेंजेज वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो जब नॉर्मली एक जैसा वेदर कुछ महीनों के लिए रहे, फ्यू मंथ्स के लिए, 2-3 महीने के लिए रहे, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे सीजन। और जब एक जैसा वेदर काफ़ी लंबे टाइम के लिए रहे, 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लिए रहे, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे क्लाइमेट। जैसे देखिए लद्दाख का अभी का वेदर आप चेक करेंगे तो ठीक है ना, वहाँ पे ठंडी होगी, ठीक है। लेकिन लद्दाख में आप 10 साल पहले भी चेंज करेंगे तो 10 साल से अभी तक देखेंगे तो वहाँ पे नॉर्मली वेदर कैसा है, ठंडा ही है। तो वहाँ हम क्या कहते हैं कि वेदर वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है, ठीक है ना। सो वेदर क्या है, सबसे तेज़ी से चेंज होता है, क्लाइमेट क्या होता है, सबसे स्लो चेंज करता है। टाइम के टर्म्स में, ड्यूरेशन के टर्म्स में वेदर सबसे छोटा है, क्लाइमेट सबसे बड़ा है। बात समझ में आ रही है ना। अब हम लोग ना क्लाइमेट को इसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग ना वेदर को तो समझ रहे हैं कि वेदर किसी जगह का कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, ठीक है। इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ विंड, एयर प्रेशर, रेनफॉल, टेम्परेचर, ये सभी चीज़ें कंसीडर करते हैं, ठीक है। वही क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट एक एरिया का, ठीक है ना, काफ़ी लंबे टाइम तक कैसा वेदर रहता है, वहाँ पे ड्यूरेशन हम लोग 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, अगर आप डिफाइन करते हो, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सो क्लाइमेट इज सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड। और ये लॉन्ग पीरियड कितने का है, तो 30 ईयर्स और एबव का है। सो वी कैन डिफाइन क्लाइमेट एज सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड और फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एंड दैट पीरियड इज 30 ईयर्स और एबव, ओके। वहीं हम लोग ना जब वेदर तो समझ चुके हैं, ठीक है ना, वहीं अगर एक जैसा वेदर, सिमिलर वेदर अगर कुछ महीनों तक कंटिन्यू करता है, कुछ महीनों तक रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीजन कहते हैं। सो सीजन को डिफाइन करना हो तो सीजन मीन्स वेदर ऑफ अ प्लेस दैट रिमेन्स सिमिलर फॉर फ्यू मंथ्स, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्लाइमेट, वेदर और सीजन को देखा है। अगर हम लोग चेंज के स्पीड की बात करें तो वेदर सबसे जल्दी चेंज होता है, सीजन में चेंज में टाइम लगता है 2 से 3 महीने, 4 महीने, कुछ महीनों का टाइम लगता है। जबकि क्लाइमेट में चेंज की बात करते हैं तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और किसी जगह के क्लाइमेट में चेंज होना एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है, ठीक है, एक सोचने वाली बात होती है, ठीक है ना। सो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये तीनों चीज़ देख रहे हैं। अब हम लोग ना अगर अपने इंडिया की बात करते हैं, देखिए हम लोगों ने सिविक्स में पढ़ा है, ज्योग्राफी में भी पढ़ा था कि इंडिया में डाइवर्सिटी हर तरीके से है, ठीक है ना। हम लोगों ने वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी देखा, लिंगुअल डाइवर्सिटी देखा, रिलीजियस डाइवर्सिटी देखा। ज्योग्राफी में बात करते हैं हम लोग, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं। हम लोगों ने इंडिया का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा है, तो हम लोगों ने ये देखा है कि इंडिया में ऑलमोस्ट प्लेन्स भी है, ठीक है, डेजर्ट्स भी है, माउंटेनियस रीजन भी है, कोस्टल रीजन भी है, हर तरह प्लेट्यू रीजन भी है। तो इंडिया में लगभग सभी तरह के रिलीफ इंडिया में है, ठीक है। वैसे ही अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो इंडिया में क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी को हम लोग अपने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग समझते हुए चलेंगे कि इंडिया में आप देखेंगे ना तो साउथ इंडिया में, केरला में बहुत गर्मी है, वहीं आप जब नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ बहुत ठंडी है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में मेघालय जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, इवन दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वहीं आप वेस्ट की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में आपको थार डिजर्ट दिखाई देता है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे चाहे वो रेनफॉल की बात करें या टेम्परेचर की बात करें, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो हम लोग ना क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी में, क्लाइमेटिक वेरिएशन में, क्लाइमेटिक डिफरेंसेज में रेनफॉल और टेम्परेचर के आधार पे इंडिया में अलग अलग रीजन्स को देखते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं ना कि हमारे इंडिया में क्लाइमेटिक वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। क्लाइमेटिक वेरिएशन मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी एरिया, इंडिया के किसी जगह पे हम लोग नॉर्थ वेस्ट साइड में देखते हैं
ठीक है, तो वहाँ कम रेनफॉल है। वहीं हम लोग मेघालय में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल है। वहीं हम लोग माउंटेनियस रीजन में देखते हैं, हिमालयन रीजन में देखते हैं तो टेम्परेचर कम रहता है, जबकि हम लोग साउथ में देखते हैं, केरला देखते हैं, अंडमान निकोबार देखते हैं, जो इक्वेटर के आसपास है, वहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना। वही हम लोग ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। देखिए, ड्यूरनल रेंज कहने का मतलब क्या होता है? ड्यूरनल रेंज कहने का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, जो डे टाइम का टेम्परेचर है और नाइट का टेम्परेचर है, उनके बीच के डिफरेंस को ड्यूरनल रेंज कहेंगे। ठीक है, तो उसके आधार पे भी आप चेक करेंगे। तो जो हमारे डेजर्ट साइड वाले रीजन है, जहाँ दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, रात में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। ठीक है ना। तो वहाँ आप क्या देखते हैं कि जैसे वेस्टर्न राजस्थान है, तो दिन के टाइम में वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ के 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वहीं पे नाइट के टाइम में वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होकर 15 तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरनल रेंज काफ़ी ज़्यादा है, 35 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। वहीं अंडमान निकोबार और केरला में आप देखते हैं, जो कि इक्वेटर के नज़दीक है, तो वहाँ पे ये ड्यूरनल रेंज बहुत कम है, नहीं के बराबर है। ठीक है ना। इक्वेटर के पास ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। ठीक है, टेम्परेचर अगर हम लोग विंटर के टाइम में देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट का जो नॉर्थ वेस्ट माउंटेनियस रीजन है, हमने टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल के लिए द्रास लिया हुआ है। ठीक है ना। तो विंटर में अगर आप द्रास का टेम्परेचर देखते हैं तो -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है, वहाँ का टेम्परेचर देखते हैं विंटर सीजन में तो 22 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। यहाँ पे भी आप क्लाइमेट में डिफरेंस देख रहे हैं कि दोनों इंडिया में ही है, लेकिन क्लाइमेट में क्या है, दोनों में टेम्परेचर में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है ना। समर की बात करते हैं तो समर में हम लोगों ने ड्यूरनल रेंज में देखते हैं, वेस्टर्न राजस्थान में टेम्परेचर दिन के टाइम में 50 डिग्री होता है और वही नाइट के टाइम में 15 डिग्री होता है, जबकि केरला और अंडमान निकोबार में कोई डिफरेंस महसूस नहीं कर पाते हैं। वहीं हम लोग ना रेनफॉल को देखेंगे तो मेघालय में एनुअल रेनफॉल 400 सेंटीमीटर है। वहीं लद्दाख में और वेस्टर्न राजस्थान में, दोनों डेजर्ट है, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, वेस्टर्न राजस्थान हॉट डेजर्ट है, तो दोनों जगह पर एनुअल रेनफॉल कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेनफॉल में भी एक ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है ना। जबकि हम लोग इंडिया में देखेंगे तो आप ईस्ट साइड में बारिश ज़्यादा होती है, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन ईस्ट में ज़्यादा है, जबकि वेस्ट में क्या है, कम है। वहीं हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मानसून सीजन की बात करें, रेनी सीजन की बात करें, तो साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि मई जून से लेके अगस्त सितंबर तक होता है। वहीं हम लोग यहाँ पे देखते हैं साउथ ईस्ट वाले रीजन में, तो वहाँ पे नवंबर दिसंबर के टाइम में रेनी सीजन होता है। तो रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन में, रेनफॉल के टाइमिंग में भी काफ़ी डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो टेम्परेचर का हो चाहे वो रेनफॉल का हो, ये डिफरेंस ना काफ़ी हद तक लोगों के जो सोशल लाइफ है, जो उनके कल्चरल लाइफ है, उनका फूड स्टाइल, उनका लिविंग स्टाइल, उनके ड्रेस, इन सब को भी डिसाइड करते हैं। तो लोगों का जो सोशल और कल्चरल कंडीशन है, उसमें भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये क्लाइमेटिक वेरिएशन। ठीक है ना। देखिए, ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये क्लाइमेटिक वेरिएशन होता है, हमारे लिए ये समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो हम लोग ना अब इसके बाद समझेंगे फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, और उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे इंडिया के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फैक्टर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट। तो पहले फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम लोग लैटिट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, देखिए लैटिट्यूड तो हम लोग समझते हैं, लैटिट्यूड हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया है। लैटिट्यूड क्या होते हैं? देखिए, हमारा जो अर्थ का शेप है कैसा है, वो स्फेरिकल है। ठीक है ना। एक ना इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को बिल्कुल इक्वली डिवाइड करती है, अर्थ के बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल मिडिल होके जाती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है ना। इक्वेटर से नॉर्थ साइड और साउथ साइड, इक्वेटर के पैरेलल इमेजिनरी लाइन से वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जिसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। आप सबको पता है, फिर भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना। आप इमेज देख सकते हैं ग्लोब का, लैटिट्यूड का। आप पैरेलल लाइंस टू इक्वेटर इन नॉर्थ एंड साउथ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो इक्वेटर से जो एंगुलर डिस्टेंस है,
ठीक है, वो लैटिट्यूड हो सकता है, लैटिट्यूड कहते हैं हम उसको। देखिए जो लैटिट्यूड की हम बात करें तो सबसे बड़ा लैटिट्यूड आपको क्या दिखाई दे रहा है, इक्वेटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप पिक्चर देखते हुए समझ सकते हैं। तो जो सन रेज होगा, सन की जो लाइट होगी वो मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है ग्लोब पे, अगर हम अर्थ की बात करें तो सबसे ज़्यादा सनलाइट कौन से रीजन में रिसीव होगा, इक्वेटर वाले रीजन में। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे आप देख रहे हैं तो ज़्यादा बड़े रीजन में सनलाइट आ रहा है, ठीक है ना। तो इक्वेटर के पास सनलाइट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होगा, वहीं जब आप पोल की तरफ जाते हैं तो सनलाइट कम होगा, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं कि जहाँ सनलाइट ज़्यादा होगा वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होंगे। तो इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वहीं जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं पोल की तरफ तो टेम्परेचर डिक्रीज होते जाते हैं। ये अगर हम लोग क्लाइमेटिक फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या सेंस बनता है कि जो रीजन्स इक्वेटर के पास है वहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी हॉट होगा, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, जबकि पोल के पास जाएंगे तो वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड होगा, टेम्परेचर कम होगा। क्यों कम होगा या क्यों ज़्यादा होगा इक्वेटर के पास, क्यों कम होगा पोल के पास, तो वहाँ पे मेन रीजन क्या है, मेन रीजन है द अमाउंट ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ सनलाइट that is received in great amount at equator while it is received in least amount near the polar regions. That plays a important role in climatic difference, in temperature difference between equatorial and polar regions, ठीक है ना। सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लैटिट्यूड के कारण क्लाइमेट में डिफरेंस आता है, ठीक है। आप पिक्चर एक बार फिर से देख सकते हैं कि ग्लोब में इक्वेटर के पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पोलर रीजन के पास कम होगा। यही रीजन है कि इक्वेटर वाले रीजन काफ़ी ज़्यादा हॉट होते हैं, पोलर वाले कोल्ड होते हैं। वहीं साथ साथ हम लोग बात करते हैं एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड कहने का मतलब क्या है, हाइट से है, ठीक। देखिए जो ऊंचाई वाले रीजन्स है वहाँ पे टेम्परेचर कम होते हैं, जबकि जो सी सरफेस से सी लेवल्स के पास होंगे वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है वो समझते हैं, ठीक है ना। देखिए जो सन रेज है, ठीक है, जब वो अर्थ के सरफेस पे आएगा तो जो अर्थ का सरफेस है वो क्या होगा, गर्म होगा। आप यहाँ पे पिक्चर के थ्रू समझते हुए चलिए। ये आप देख रहे हैं कि ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, एटमॉस्फेयर, और ऊपर आप सन रेज देख रहे हैं। तो जो सन रेज जो है वो एटमॉस्फेयर से होते हुए कहाँ पे आएगा, अर्थ के सरफेस के पास आएगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करते हुए अर्थ सरफेस पे आएगा। अर्थ के सरफेस को क्या करेगा वो, ठीक है ना, ये जो सरफेस है गर्म हो जाएगा। अब क्या होगा, इसकी गर्मी के कारण जो सरफेस जो हीटेड है उसके कारण क्या होगा, आप देखिए सरफेस के पास का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम जितना ऊपर जाएंगे तो ये जो सरफेस वाला जो हॉटनेस है उसका इम्पैक्ट ऊपर कम पड़ेगा। तो इसके कारण क्या है, ऊंचाई पे उसका असर कम होगा, वहाँ टेम्परेचर कम होगा, जबकि सरफेस के पास जो जगह है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। किस लिए ज़्यादा होगा, अर्थ सरफेस के गर्म होने के कारण सरफेस के नज़दीक वाला एयर गर्म होगा, जबकि सरफेस से दूर वाला एयर ठंडा होगा। तो इसलिए ऊंचाई पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होगा, जबकि सरफेस के पास क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यही रीज़न है कि आप देखते होंगे कि गर्मी के टाइम में बहुत से लोग ना हिल्स पे जाते हैं, ठीक है ना, पहाड़ों पे जाते हैं। पहाड़ों पे क्या होगा, उस टाइम पे टेम्परेचर निचले हिस्से के कंपैरिजन में वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है ना। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर में 1 डिग्री का डिफरेंस आएगा, 1 डिग्री डिक्रीज होगा, जिसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, ठीक है। तो एल्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेटिक कंट्रोल में। एल्टीट्यूड को हम लोग कह सकते हैं कि विद इंक्रीज ऑफ हाइट टेम्परेचर डिक्रीज, और इस टेम्परेचर में चेंज का रेट क्या है, एट पर 160 मीटर अप वी नोटिस डिक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। सो एल्टीट्यूड भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। एल्टीट्यूड के बाद हम लोग क्या देखते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल में, तो हम लोग प्रेशर और विंड सिस्टम का लेते हैं। देखिए प्रेशर क्या होगा, 2 तरह का प्रेशर होगा, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, ठीक है। जब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा,
ठीक है ना। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर क्या होगा, एक्सपेंड होगा, फैलेगा। तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ एयर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। जबकि टेम्परेचर जहाँ पे कम होगा वहाँ पे क्या होगा, एयर आपस में श्रिंक होंगे, इकट्ठे होंगे, तो एयर प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होगा। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिए कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो लो एयर प्रेशर, टेम्परेचर जब कम होगा तो हाई एयर प्रेशर, ठीक है ना। अब लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड हम लोग समझ रहे हैं। तो जहाँ जो लैटिट्यूड इक्वेटर के पास होगा वहाँ पे लो एयर प्रेशर होगा या हाई एयर प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। पोलर के पास क्या होगा, लो प्रेशर या हाई प्रेशर, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। वहीं हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग सरफेस से, अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर उठेंगे प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, उससे ऊपर चेंज होता है। हम लोग एटमॉस्फेयर तक की ही बात कर रहे हैं कि अर्थ के सरफेस से हम लोग एटमॉस्फेयर में जैसे ऊपर चलेंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है ना। सो एल्टीट्यूड की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। प्रेशर और विंड सिस्टम भी, विंड सिस्टम देखिए, अगर हाई प्रेशर वाले रीजन से आ रही है तो ठंड आएगी, ठीक है ना। जैसे जो हाई प्रेशर की तरफ से आ रही है ठंडी हवा होगी, तो जहाँ जाएगी वहाँ टेम्परेचर को डाउन करेगी, ठंडा कर देगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द सी की बात करते हैं। जो रीजन सी के नज़दीक होंगे वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। जबकि जो रीजन सी से काफ़ी दूर होते हैं वहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम होगा। जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है ना, अपना रीजन सी साइड से दूर है, तो यहाँ हम लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो। जबकि आपके कई रिलेटिव मुंबई में रहते हैं, तो उनसे बात होती होगी या वो जब आपसे मिलते होंगे तो बताते होंगे कि मुंबई का क्लाइमेट ना, ठंडी में भी वो लोग ज़्यादा वहाँ पे ठंड नहीं होती, गर्मी में भी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। उसका रीज़न क्या है वो समझते हैं। देखिए ये जो अर्थ सरफेस है और सी सरफेस है, तो अर्थ सरफेस ना काफ़ी जल्दी गर्म होता है, ठीक है, जबकि सी सरफेस क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। तो सी सरफेस को गर्म होने में टाइम लगता है, ठीक है। जब अपने नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम गर्मी होती है तब तक वहाँ पे क्या होता है, वो सी सरफेस गर्म हो रहा होता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। जब हमारे यहाँ बिल्कुल ठंडी होती है, एक्सट्रीम विंटर सीजन होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होते हैं कि वो सी सरफेस ठंडे भी धीरे धीरे होते हैं, तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड भी महसूस नहीं करते हैं। तो सी सरफेस के पास का जो रीजन है वहाँ क्लाइमेट मॉडरेट होगा, जबकि सी सरफेस से आप जितनी दूर चलेंगे वहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम होते जाएगा, ठीक है। सी सरफेस के बाद हम लोग क्या देखते हैं, ओशेनिक करेंट्स। ओशेनिक करेंट्स दो तरह के होते हैं, हॉट ओशेनिक करेंट्स और कोल्ड ओशेनिक करेंट्स। तो जो हॉट ओशेनिक करेंट्स होंगे वो जिस तरफ जाएंगे वहाँ पे क्या करेंगे, वो क्लाइमेट को, वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। जबकि कोल्ड ओशेनिक करेंट्स जहाँ पे जाएंगे, जिस तरफ जाएंगे, वो वहाँ के टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठंडा करेंगे, ठीक है। ओशेनिक करेंट्स के बाद हम लोग क्या देखते हैं, रिलीफ फीचर। देखिए रिलीफ फीचर की अगर हम लोग बात करते हैं, हम अपने इंडिया की ही बात करते हैं। नॉर्थ में हमने हिमालयन माउंटेन देखा है, तो जो ये हिमालयन माउंटेन है वो क्या करते हैं, वो सेंट्रल एशिया से आने वाले कोल्ड विंड को स्टॉप करते हैं, रोक लेते हैं। तो हमारा उसका फ़ायदा क्या होता है कि इंडिया को वो एक्सट्रीम कोल्ड से, सिवियर कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग ना देखिए कई ऐसे रीजन्स हैं ना जहाँ पे, जैसे रिलीफ फीचर की बात कर रहे हैं, माउंटेन्स की बात कर रहे हैं। माउंटेन्स के हम लोग दो साइड देखते हैं, एक विंडवर्ड साइड और एक लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड क्या होते हैं, जो विंड को या सन को फेस करते हैं। तो जो रीजन्स विंडवर्ड साइड में होंगे वहाँ पे बारिश भी होगी, ठीक है ना। जो लीवार्ड साइड में होंगे वहाँ बारिश नहीं होगी। जैसे हम लोगों ने अरावली का एग्जाम्पल लिया है, तो अरावली के लीवार्ड साइड होंगे वहाँ पे क्या है, हमने देखा है, वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि वो डेजर्ट है, ठीक है। हम लोगों ने इंडियन फिजिकल फीचर में पढ़ा था, तो जो लीवार्ड साइड था, जो साउथ वेस्ट माउंटेन्स थे वहाँ बारिश होती है। कोस्टल रीजन में जो साउथ वेस्ट कोस्ट है वहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, जबकि उसके लीवार्ड साइड में बिल्कुल ही डेजर्ट होता है। महाराष्ट्र का हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि महाराष्ट्र में बारिश भी होती है, जबकि वैसे रीजन्स जहाँ पे जो लीवार्ड साइड में है वहाँ पे पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है। तो वो कौन से रीजन में है, लीवार्ड रीजन में है, ठीक है। ओके, तो क्लाइमेटिक वेरिएशन हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग अगले क्लास में इंडिया के क्लाइमेट के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को समझेंगे,
ठीक है, इंडियन क्लाइमेट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है और साथ ही साथ मॉनसून के क्या पैटर्न है। सो मॉनसून इन इंडिया एंड फैक्टर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट, ये 2 टॉपिक हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास को आपने काफ़ी अच्छे से समझा होगा, इंजॉय किया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ अपने क्वेश्चन और सजेशन कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।